हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया अमेंडेड चैप्टर जिसका नाम है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को अब डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से ये एक्ट किस तरीके से डिफरेंट है, गवर्नमेंट ने इस एक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया, इस एक्ट में कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हैं। सो विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। पूरा का पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे हमारे इस लेक्चर सीरीज में। तो चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये पूरी तरीके से नया एक्ट है। मतलब जो 1986 वाला एक्ट था उसमें जो अमेंडमेंट थे, ये मत समझना कि अमेंडेड कर दिया उसको। ये एक्ट बेसिकली पूरी तरीके से क्या करता है, 1986 वाले एक्ट को रिपील करता है। समझ रहे हो मेरी बात। यानी कि जो 1986 वाला एक्ट है वो इस एक्ट के आने के बाद वो एनफोर्सिएबल नहीं रहा। तो एनफोर्सिएबल कौन सा लॉ रहा? एनफोर्सिएबल रहा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। लेकिन सवाल ये आता है कि जब 1986 में पहले से ही लॉ था, जब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1986 में लॉ बना दिया था, तो फिर इस लॉ को इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत पड़ी, है ना? ये सोच रहे होंगे आप। तो देखो, मैं हमेशा की बात बोलता हूँ कि देखो, टाइम के साथ साथ लॉज में अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारे लॉज में चेंजेस करने पड़ते हैं टाइम के साथ साथ। क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, सिचुएशंस जिसको हम बोलते हैं वो बदलती हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट बदलती है, नई नई प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो एग्जिस्टिंग लॉ क्या होता है, हमेशा ये बात याद रखना कि कोई भी एक लॉ अगर आपने बना दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो आपका जो पर्पज़ है उसको फुलफ़िल करता रहेगा। चेंजेस उस लॉ में करने पड़ेंगे बदलते टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि 2019 वाले एक्ट ने ऐसा क्या कर दिया जो 1986 वाला लॉ नहीं करता था। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ कि क्या कर दिया। देखो, 1986 में जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था तब क्या ई कॉमर्स का ज़माना था? सोच के बताना। ई कॉमर्स से मतलब है तब क्या अमेजन, फ्लिपकार्ट, राइट, और जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, स्नैपडील ले लो, ये कंपनीज क्या तब एग्जिस्ट करती थी? आंसर इज नो, तब तो एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो तब ई कॉमर्स कंपनीज को 1986 वाले लॉ ने एड्रेस ही नहीं किया था। लेकिन 2019 का जो लॉ है ना, वो ई कॉमर्स कंपनीज को एड्रेस करता है, ई कॉमर्स कंपनीज के बारे में प्रोविजन बनाता है। यहां पे उन्हें एक्सप्रेसली शामिल किया गया है। मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सप्रेसली शामिल किया गया है। इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि 1986 वाले लॉ में आप ई कॉमर्स कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर ही नहीं सकते थे, कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब भी कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट्स जाती थी, लेकिन देयर वाज नो एक्सप्रेस प्रोविजन। क्लियरली कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ना उसके बारे में लिखा नहीं गया था। एक्ट में क्लियरली कुछ लिखा हुआ नहीं था। 2019 का लॉ उस बारे में क्लियरली बात करता है। आई मेरी बात समझ में? दूसरा, मैं आपको एक कंपैरिजन और बताता हूं कि कैसे ये लॉ जो है 1986 वाले लॉ से डिफरेंट है, अलग है। कुछ चीजें तो एज इट इज बिल्कुल सिमिलर है, एकदम सिमिलर भी नहीं कहूंगा, आई शुड से आइडेंटिकल है। कुछ चीजें, जो चीज़ें आइडेंटिकल हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन अब यहाँ आप एक चीज़ देखना कि 2019 का जो लॉ है, इसने क्या किया, इसने डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, अगर आपने ये वर्ड्स नहीं सुने हैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होती हैं, स्टेट कमीशन क्या होता है, नेशनल कमीशन क्या होता है। तो ये बेसिकली वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास कंज्यूमर डिस्प्यूट्स जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास कंज्यूमर डिस्प्यूट्स फाइल किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, नॉट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो इनका जो जुरिस्डिक्शन था, वो जुरिस्डिक्शन जो था वो 1986 वाले लॉ में कम था, और 2019 वाले लॉ ने उनके जुरिस्डिक्शन को पूरी तरीके से बदल दिया है। जैसे कि अब डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास 1 करोड़ तक का मैटर जा सकता है, वो अप टू 1 करोड़ तक का मैटर डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकता है, जो कि पहले ये अथॉरिटी स्टेट कमीशन के पास में होती थी।
और स्टेट कमीशन का जुरिस्डिक्शन जो था वो अब 10 करोड़ तक कर दिया गया है। तो इनका जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन, उस जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया गया है। जुरिस्डिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है ये भी अगर आपको अब तक नहीं पता इतना पढ़ने के बाद मुझसे, तो बता देता हूं एक बार फिर। पावर टू एंटरटेन, कौन सा मैटर जो है ना वो कौन सी कोर्ट में जाएगा, कौन सी फोरम में जाएगा, कमीशन में जाएगा, ट्राइब्यूनल में जाएगा, ये डिसाइड करने का एक तरीका होता है कि हम ये देखते हैं कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। क्या देखते हैं? कितना अमाउंट इन्वॉल्व। तो जितना अमाउंट इन्वॉल्व होता है उसके अकॉर्डिंग जुरिस्डिक्शन डिसाइड किया जाता है। इज इट क्लियर? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के जुरिस्डिक्शन को बढ़ा दिया 2019 वाले लॉ ने, जो कि 1986 वाले लॉ में नहीं था। आई मेरी बात समझ में? तो एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ये लॉ 1986 वाले लॉ से डिफरेंट है, इम्प्रूव्ड है, एडवांस्ड है, क्योंकि इस लॉ में गवर्नमेंट ने बनाई है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। क्या नाम बोला मैंने नाम बोला सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCP है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये पुराने वाले लॉ में अथॉरिटी होती ही नहीं थी। लेकिन जैसे कि हम कंपटीशन एक्ट जब पढ़ते हैं ना, तो कंपटीशन एक्ट में आता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट इट, आई होप यू हैव स्टडीड अबाउट इट। मेरे लेक्चर्स में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जब मैं पढ़ाता हूँ हमेशा कि कंपटीशन कमीशन के क्या काम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। कंपटीशन कमीशन जो खुद वो इंक्वायरीज करता है, इन्वेस्टिगेशंस करवाता है, वैसी ही कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं, वैसे ही कुछ पावर्स जो हैं वो किसको दे रखी है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को दी गई है। किसको दी गई है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ऐसी ही पावर्स दी गई हैं। तो 1986 वाले लॉ में ऐसी कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन जो हमारा नया कानून है, जो नया लॉ है, उसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपके मॉड्यूल में लिखी हुई नहीं है, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई ये बातें। बट बीइंग ए टीचर दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊं। मेरा फर्ज सिर्फ वहीं तक नहीं है कि जो मॉड्यूल में लिखा है वो आपको मैंने पढ़ा दिया और मेरी माई ड्यूटी इज ओवर। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता कि जो सिर्फ मॉड्यूल में लिखा हुआ है वो पढ़ा दूं मैं आपको। मैं ये चाहूँगा कि मैं उससे बियॉन्ड जाकर आपको चीज़ें बताऊं। बोलते ना एनलाइटमेंट करना, तो मैं चाहता हूं कि आपका एनलाइटमेंट करूं। एक डिफरेंस मैं आपको और बताऊंगा जो 1986 में नहीं था, लेकिन 2019 वाले लॉ उसको कवर करता है, 2019 का लॉ उसको कवर करता है। वो डिफरेंस क्या है कि आपने शायद ये सुना होगा, ये न्यूज़ आपने सुनी होगी कि जब मैगी का प्रोडक्शन बैन कर दिया था, हाई कोर्ट ने मैगी की सेल पर रोक लगा दी थी, और एक न्यूज़ आई थी कि मैगी में MSG होता है, MSG। तो मैगी में जो MSG होता है उसकी क्वांटिटी जो है वो जो परमिटेड क्वांटिटी है उससे ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ना मैगी को बैन कर दिया गया था। नेस्ले का स्टॉक काफ़ी नीचे गिर गया था, नेस्ले को बहुत ज़्यादा बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था। इंडिया का ये केस स्टडी है। और तब कई केसेस फाइल हुए थे अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट में, राइट, प्रीति जिंटा के अगेंस्ट में। तो बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ। तो अब आप बोलोगे कि सर अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट में केस फाइल क्यों हुआ, प्रीति जिंटा के अगेंस्ट में केस फाइल क्यों हुआ, ये सेलिब्रिटीज़ के अगेंस्ट में केस फाइल क्यों किया गया? तो मैं इसका आपको लॉजिक बताता हूँ, इसका आपको मैं रीजनिंग बताता हूँ। लोगों ने कहा कि जितने भी लोग, ये फिर एक आवाज़ उठी कि जितने भी लोग ऐसे ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ऐसे ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं जो ब्रांड्स पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, मतलब वो गलत ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं। गलत ब्रांड इंडोर्स करने से मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जो पब्लिक की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उस केस में उनकी भी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। किनकी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? उन सेलिब्रिटीज़ की लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जो उस ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ये 1986 वाले लॉ में कवर्ड नहीं था। इज दैट क्लियर? आई मेरी बात समझ में? और इसके साथ साथ जितने भी ब्रांड्स को प्रमोट करने वाले एडवर्टीजमेंट आते हैं जिसमें बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखी जाती हैं, देखा होगा ना आपने, ये नज़र सुरक्षा यंत्र पहन लो, नज़र नहीं लगेगी,
ये ऐसे आपने टीवी पे आपने ऐसे मतलब बहुत सारे एड्स देखे हैं कि अगर आप ये वाली क्रीम यूज़ कर लोगे तो आपका गोरापन निखार आ जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, आप पैसे वाले बन जाओगे। और मैं तो अपनी क्लासेस में बोलता हूँ कि इंडिया में करियर बनाने के 2 तरीके हैं। गर्ल्स का करियर इंडिया में बनता है फेयर एंड लवली लगाकर, और बॉयज़ का करियर इंडिया में बनता है रजनीगंधा खाकर। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, है ना। तो ऐसे जो एड्स आते हैं ना, ऐसे जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, उन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर रोक लगाने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए भी इस एक्ट ने प्रोविजन किए। इस एक्ट ने ऐसे प्रोविजन क्रिएट किए कि कोई भी ऐसा मिसलीडिंग एड ना हो। तो अब आप ध्यान से देखना, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो कि सर कुछ ऐसे एड्स अभी भी आते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अब जब भी कोई ऐड आता है ना, तो ब्रांड्स क्या करते हैं, नीचे एक डिक्लेरेशन भी दिखते हैं। चाहे वो ऐड टीवी पे आ रहा हो, चाहे वो ऐड कोई होर्डिंग लगा हो, कोई पोस्टर लगा हो, तो उसमें वो डिक्लेरेशन देते हैं कि ये हमने टेस्ट किया है और उस टेस्ट में हमें ये रिजल्ट मिले, हमने ये सर्वे किया है, ये उस सर्वे के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो वो डिक्लेरेशन को करना पड़ता है। तो ये जो मिसलीडिंग एड्स हैं, इस तरीके से जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, उनको भी रेगुलेट करने के लिए जो प्रोविजंस हैं वो इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किए गए। और इसीलिए जो फर्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं, वो फर्स्ट डेफिनेशन पता किसकी होगी, वो फर्स्ट डेफिनेशन होगी एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन होगी, एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन होगी। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको? आई रियली होप यहाँ तक तो आपको सारी की सारी बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए, हो सकता है नहीं आए, क्योंकि आपके मॉड्यूल में इन सारी चीज़ों के बारे में ऐसा क्लियर कट कुछ गिवन नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है बताने का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरा स्टूडेंट जो है ना वो स्पेशल हो, और उसका नॉलेज भी जो है ना वो नॉलेज का लेवल अलग ही होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? तो ये देखो, तो सबसे पहले आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले कंज्यूमर के लिए अगर कोई लॉ था ना, तो वो लॉ था सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इज़ दैट क्लियर? कौन सा लॉ था? सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया, तो उस एक्ट में फिर आए अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट कब आया? अमेंडमेंट आया देखो इन द ईयर 1991। तो 1991 में इसमें अमेंडमेंट आया। उसके बाद इसमें फर्दर अमेंडमेंट आया। ये कब आया फर्दर अमेंडमेंट? तो उसके बाद जो इसमें फर्दर अमेंडमेंट आया, वो अमेंडमेंट आया इन द ईयर 1993। 1993 के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक बार फिर अमेंडमेंट आया, और ये जो अमेंडमेंट आया था, दिस अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2002। 2002 में लास्ट अमेंडमेंट इसमें आया था। कौन से वाले एक्ट में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस पूरे लॉ को ही चेंज कर दिया जाए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना दिया जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के इस एक्ट के बारे में और कुछ जानकारी जो हमें चाहिए, वो जानकारी अब ले लेते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है? देखो, सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है, एक्ट बनने से पहले क्या होता है? एक्ट बनने से पहले हमेशा होता है बिल। तो ये जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 है, 2019, ये लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में कब पास हुआ? सो लोकसभा में इट वॉज पास्ड ऑन 30th of July 2019।
30 जुलाई 2019 को ये लोकसभा में पास हुआ। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट लोअर हाउस के बाद लॉ गया राज्यसभा में। तो राज्यसभा में कब पास हुआ? राज्यसभा में ये पास हुआ 6 अगस्त 2019। तो लोअर हाउस में पास हुआ, अपर हाउस में पास हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब बात करूंगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और यहाँ कुछ चीज़ें मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ क्या बताने वाला हूँ उसको समझना। ये जो आपको बताने वाला हूँ आपको बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, एक ऐसा एनालिसिस बताने वाला हूँ जो बुक में ना मिले। वो टीचर ही क्या जो बुक के बियॉन्ड जाकर कुछ चीज़ें आपको रियल लाइफ की ना बताए। ठीक है, तो अब सुनो क्या हुआ। स्टेप आपके सामने है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 जो है ये पहले कब आया? लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसका अप्रूवल दे दिया। अब सवाल ये आता है कि क्या सवाल जो आता है अब उसको सुनो। आपको याद होगा शायद कि 2019 को क्या हुआ था। 2019 को, और स्पेशली जो डेट है ना 9 अगस्त 2019 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास हुआ था। कौन सा एक्ट? ये वाला एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब इसकी डेट देखो क्या है। इसकी डेट है 9 अगस्त 2019। तो 9 अगस्त 2019 को इसका नोटिफिकेशन आ गया था। और 9 अगस्त 2019 को ही 9 अगस्त 2019 को ही हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया था। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया था। अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का 2019 का, दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है? अभी मैं आपको कनेक्शन बताता हूं, पूरी बात एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। अब हुआ ये कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यह लिखा गया कि ऐसे कौन कौन से सेंट्रल एक्ट हैं, ऐसे कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज हैं जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो इसके लिए क्या किया गया था? इसके लिए इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ना एक शेड्यूल था। ठीक है, वो शेड्यूल मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। राइट, शेड्यूल कौन सा था? शेड्यूल था शेड्यूल 5, इस एक्ट का शेड्यूल 5। और इस 5th शेड्यूल में, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 5th शेड्यूल में लिस्ट ऑफ एक्ट्स है। सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के ऊपर इनमें से कौन कौन से जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब ये लिस्ट है पूरे कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे। तो यहां 13 नंबर पॉइंट देखना आप। 13 नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 13 नंबर पॉइंट में ये देखो जरा। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यही लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। तो यहां पे बेसिकली जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ध्यान देना। थर्टीन नंबर पॉइंट जो लिखा हुआ है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये लिख दिया। क्या लिख दिया? कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये बात इसने कह दी। लेकिन सेम डे 9 अगस्त
2019 को आ गया कौन सा लॉ? 9 अगस्त 2019 को आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कौन सा लॉ लिखा हुआ था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और यहां कौन सा लॉ आ गया? यहां आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के ऊपर और लद्दाख के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? जो यूनियन टेरिटरी बना दी उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो इस बात का जवाब हमें मिलेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। ये पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ना ये बेयर टेक्स्ट है, दिस इज द बेयर टेक्स्ट। ये जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है ना, वो नोटिफिकेशन ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट में जो लॉ पब्लिश हुआ था 9 अगस्त को, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। और ये है इसका लॉन्ग टाइटल, क्या है? ये है शॉर्ट टाइटल, दिस इज द शॉर्ट टाइटल, और ये है लॉन्ग टाइटल। मैं ये शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ते हो ना, तो वहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग टाइटल क्या होता है और शॉर्ट टाइटल क्या होता है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, दिस इज शॉर्ट टाइटल। और जो लिखा हुआ है ना, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स and for the said purpose to establish authorities for timely and effective administration and settlement of consumer disputes and for matters connected therewith or incidental thereto, ये इसका है लॉन्ग टाइटल, ठीक है। अब जो 2019 वाला जो लॉ है ना, उस लॉ में एक सेक्शन है और उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 107। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 107, जो इसका लास्ट सेक्शन है। और उसमें क्या लिखा भाई देखो, The Consumer Protection Act 1986 is hereby repealed। मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 96 था वो पूरी तरीके से रिपील हो चुका है। उसकी जगह अब कौन ले लेगा? उसकी जगह अब ले लेगा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो 1986 वाला लॉ अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। कौन सा लॉ रहेगा? 2019 वाला लॉ रहेगा। तो इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, ये जो नोटिफिकेशंस आए ना, ये 9 अगस्त के ही नोटिफिकेशन है, 9 अगस्त 2019 के दो नोटिफिकेशन है। और दोनों का मैं इंटरप्रिटेशन करके, लॉजिकल एनालिसिस करके और साथ ही साथ आपको सेक्शन वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एक्ट है, दिस एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। अब 1986 वाला लॉ भूल जाओ, आगे लगा दो 2019, तो बोल दूंगा 2019 वाला जो लॉ है, ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके ऊपर भी ये लॉ पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर? आगे मेरी बात समझ में पूरी तरीके से क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका जुरिस्डिक्शन या एप्लीकेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम डेफिनेशंस को समझते हैं। ये जो डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन किसकी है हमारे पास? फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारे सामने है वो है डेफिनेशन किसकी? एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन को ज़रा चार्ट के थ्रू समझते हैं कि क्या ये डेफिनेशन कहती है। ओके, पहली जो डेफिनेशन है, एप्लीकेबिलिटी मैंने डिस्कस कर ली, और एप्लीकेबिलिटी के बाद हम सारी की सारी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें रूल्स भी हैं और रूल्स के साथ साथ इसमें रेगुलेशंस भी हैं। इसमें रूल्स भी हैं और रूल्स के साथ साथ इसमें रेगुलेशंस भी हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, हमें सिर्फ किसको पढ़ना है? हमें सिर्फ एक्ट को पढ़ना है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एक्ट को देखना है। फर्स्ट डेफिनेशन किसकी आ गई है? जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में है, वो डेफिनेशन है एडवर्टीजमेंट की। तो एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है ये देखो। तो एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन को क्यों पढ़ा जा रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो किसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में क्या कर सकती है? एक्शन ले सकती है। अगर किसी एडवर्टीजमेंट में कोई फेक प्रोमिसेस किए जा रहे हैं तो उसको रेगुलेट किया जा सकता है, इसलिए हम एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं।
बट द क्वेश्चन इज, अब पता है प्रॉब्लम क्या आती है? अब प्रॉब्लम ये आती है कि एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन को हम पढ़ तो रहे हैं, और हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर कोई, मान लो कोई प्रोड्यूसर है या कोई एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी है, वो ये बोल दे कि हमने जो ऐड दिया था वो एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। बोल देगा क्यों? बोलेगा हमने तो रेडियो पे ऐड दिया था, तो उसका कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो था ही नहीं। तो रेडियो पे होता है अनाउंसमेंट, वो बोल देगा रेडियो पे अनाउंसमेंट होता है, रेडियो पे ऐड नहीं होता है ना। तो इसलिए एक एडवर्टीजमेंट की ना कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन देना बहुत ज़रूरी थी। कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन देना ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एडवर्टीजमेंट करने के बहुत सारे तरीके आज के डेट में आ चुके हैं। हम ऑनलाइन फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो फेसबुक में एड्स दिखाई देते हैं, हम यूट्यूब कर रहे हैं, यूट्यूब में हमें एड्स दिखाई देते हैं, हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हमें एड्स दिखाई देते हैं, कई बार फ़ोन में एड्स दिखाई देते हैं, रेडियो में, टीवी पे, अगर बाहर जाते हैं तो होर्डिंग्स लगे होते हैं। इज इट क्लियर? फिर पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू ऐड होता है। मॉल में जाते हैं तो मॉल में बड़ी बड़ी स्क्रीन पे एड्स होते हैं, रोड शोज होते हैं, प्रमोशंस होते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक ऐसी डेफिनेशन की ज़रूरत थी जो इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर ले। ठीक है, तो इसलिए देखो, एडवर्टीजमेंट का यहाँ मतलब क्या बताया गया है? एडवर्टीजमेंट का यहाँ मतलब है एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी। ये आया फर्स्ट पॉइंट, ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी। फिर आया रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट और प्रोनाउंसमेंट। ठीक है, चाहे वो ऐड न्यूज़पेपर में दिया गया हो, रेडियो पे दिया गया हो, टीवी पे दिया गया हो, किसी भी मीडियम से दिया गया हो। मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट और प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, चाहे आपने उसके लिए लाइट को यूज़ किया हो या आपने उसके लिए साउंड को यूज़ किया हो, चाहे स्मोक को यूज़ किया हो, चाहे गैस को यूज़ किया हो, चाहे प्रिंट मीडिया को यूज़ किया हो, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ किया हो। राइट, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट। इज इट क्लियर? किसको यूज़ किया हो? इंटरनेट को यूज़ किया हो या किसी वेबसाइट को यूज़ किया हो। एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, किसी तरीके का कोई नोटिस हो या फिर कोई सर्कुलर हो या फिर कोई लेबल हो। तो कोई नोटिस हो, सर्कुलर हो, लेबल हो, कोई रैपर हो, ठीक है, रैपर के थ्रू यूज़ किया हो, कोई इनवॉइस हो, ठीक है, क्योंकि होता है ना इनवॉइस पे ऐड कर देते हैं जो सेलर इशू कर रहा है। सो मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट और अनाउंसमेंट मीन्स मेड बाय, ठीक है, पहला तो आया एडवर्टीजमेंट मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट और अनाउंसमेंट। दूसरी बात, मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट, एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस और सच अदर documents. Is that clear? और such other documents. क्लियर है? समझ में आई आपको पहली डेफिनेशन? पहली डेफिनेशन किसकी है? तो पहली डेफिनेशन जो हमारी है, ये डेफिनेशन है एडवर्टीजमेंट की। और हमने क्या पढ़ा इस डेफिनेशन में? हमने तीन बातें देखी। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, कैसे की जाती है और किसको इंक्लूड करते हैं। मीन्स, मेड बाय एंड इंक्लूड्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चलो अब थ्योरी पढ़ लो। एडवर्टीजमेंट मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट और अनाउंसमेंट
made by means of light, sound, smoke, gas, print, electronic media, internet or website, and includes any notice, circular, label, wrapper, invoice or such other documents. ये डेफिनेशन थी और इसी डेफिनेशन को मैंने क्या किया, इसी डेफिनेशन को मैंने थोड़ा सा प्रॉपर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझा दिया कि एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन में हम किसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो चलो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन। देखो किसी भी एक्ट में जितनी भी डेफिनेशंस होती है ना, वो सारी की सारी डेफिनेशंस होती हैं अल्फ़ाबेटिक। ठीक है, सो अब जो हमारी अगली डेफिनेशन है दैट इज एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी की डेफिनेशन को, अब इसको भी इसकी बात कर लेते हैं कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी की बात क्यों की जा रही है। देखो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी की बात इसलिए की जा रही है, कई बार कंज्यूमर ये केस फाइल करता है कि जो मैंने गुड्स खरीदे थे ना वो गुड्स डिफेक्टिव है, या बोल सकते हैं कि डुप्लीकेट गुड्स हैं। तो अगर ऐसा है, किसी गुड्स को लेकर ऐसी कंप्लेन आई है, तो कंपनी हमेशा क्या ऑफर करती है, कंपनी गारंटी वारंटीज ऑफर करती है। अब कंपनी बोलती है कि नहीं, गारंटी वारंटी में भी कंपनी वो फैसिलिटी नहीं दे रही है, गुड्स को रिप्लेस करके नहीं दे रही है, रिपेयर करके नहीं दे रही है, और कंज्यूमर बोल रहा है कि देखो डिफेक्ट तो है, डिफेक्ट इज देयर, और कंपनी जो है कि जो सेलर है वो उसको रिप्लेस नहीं कर रहा। तो उस केस में वो कंज्यूमर फोरम में जाएगा, अपनी कंप्लेन करवाएगा। लेकिन कंज्यूमर फोरम में जब वो जाएगा, अपनी कंप्लेन जब भी कराएगा, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो उसके एलिगेशंस हैं किसी भी गुड्स को लेकर, मान लो एक मोबाइल फ़ोन खरीदा है किसी कंज्यूमर ने, मोबाइल फ़ोन लिया है एप्पल का फ़ोन, एप्पल का फ़ोन लिया है जिसकी प्राइस जो है दैट इज़ 1.1 लाख से हमेशा ऊपर ही होती है एप्पल के फ़ोन की, सो मान लो 1.25 लाख जो है उसकी प्राइस है। और ख़रीदने के बाद उससे पता लगता है कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फ़ोन के सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स है, सर्विस सेंटर गया, वहाँ पे रिपेयर नहीं हो रहा, फ़ोन रिप्लेस नहीं हो रहा। नॉर्मली एप्पल में ऐसा होता नहीं है वैसे, ठीक है, एप्पल में अगर वारंटी में है तो दे ईजिली दे रिप्लेस दी फ़ोन, वो फ़ोन को इनफैक्ट रिप्लेस तक कर देते हैं, वो ठीक नहीं करते, रिप्लेस ही कर देते हैं। एप्पल में ऐसा काफ़ी बार देखा जाता है। लेकिन मान लो कोई और भी कंपनी है, यहाँ मैंने फ़ोन का प्राइस ज़्यादा बताने के लिए एग्जाम्पल लिया, कोई और भी ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर इस तरीके, मान लो किसी ने कोई कार परचेज़ करी है, कार में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फ़ोन परचेज़ किया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा है, तो अब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना, पता लगना चाहिए कि ये रियल में डिफेक्ट है या डिफेक्ट नहीं है, दोनों में सच कौन बोल रहा है, तो कंज्यूमर की जो कंप्लेन है वो कितनी सच है। तो इन सारी बातों को चेक कौन करेगा, उस प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेक कौन करेगा, तो चेक करने के लिए होती हैं लेबोरेटरीज, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरीज। इन लेबोरेटरीज के पास इनकी रिपोर्ट फिर कंज्यूमर फोरम में जाती है, जहां वो डिस्प्यूट चल रहा होता है वहां इनकी रिपोर्ट जाती है, जिसमें पहले इनको गुड्स वो सबमिट किए जाते हैं, और एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और ये बताती है कि हाँ वो गुड्स में डिफेक्ट है या डिफेक्ट नहीं है। सो मीन्स ए लेबोरेटरी और एन ऑर्गेनाइजेशन, इज इट क्लियर? मीन्स ए लेबोरेटरी और एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि रिकॉग्नाइज कर दिया हो, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सो पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया, और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सीजी, सीजी हियर स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। और या फिर किसने रिकॉग्नाइज किया हो, और रिकॉग्नाइज्ड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हो। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है ना, तो यहाँ पे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी किसी एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को रिकॉग्नाइज करेगी तो वो गाइडलाइंस को फॉलो करेगी। तो यहाँ मैं लिखूँगा सब्जेक्ट टू सच गाइडलाइंस,
सब्जेक्ट टू सच गाइडलाइंस, जो कौन इशू करता है, एज मे बी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इशू करी हैं, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को रिकॉग्निशन दे रहा है। बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ और established by और अंडर एनी लॉ, या किसी लॉ में किसी अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को जो है वो स्टैब्लिश किया गया हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, राइट। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, लैब को बना दिया गया फॉर द टाइम बिंग स्टैब्लिश इन द लॉ, फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, ठीक है। अब इसमें एक एस्पेक्ट ये है, डेफिनेशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब जिस लॉ में उसको बनाया गया है वो लॉ अभी एनफोर्सेबल है, ठीक है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन का दूसरा एस्पेक्ट है, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि स्टैब्लिश कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकती है अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को। अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी का मतलब क्या है, मीन्स ए लेबोरेटरी और एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दी हो या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर दी हो, सब्जेक्ट टू सच गाइडलाइंस एज में बी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, या फिर किसी लॉ में बनी हो फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। और साथ में देखो ये एस्पेक्ट विच इज मेंटेन्ड, यहाँ ये एस्पेक्ट देखना, विच इज मेंटेन्ड, फिर देखो फाइनेंस्ड और एडेड, मतलब उसको मेंटेन या फाइनेंस या उसको जो एड है, एड मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो उसको बेनिफिट मिल रहा है, मॉनेटरी जो बेनिफिट मिल रहे हैं, वो कौन दे रहा है, वो दे रही है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को पैसा भी कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, या फिर लिखा जाएगा क्या, या फिर कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। और ये पैसा किस लिए दिया जा रहा है, ये पैसा दिया जा रहा है एनालिसिस के लिए, और किसके लिए, टेस्ट के लिए, ऑफ एनी गुड्स, टेस्ट ऑफ एनी गुड्स विथ ए व्यू टू डिटरमाइन। देखो सर्विसेज के लिए हम एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में क्या भेजेंगे, समझ रहे हो ना। बैंकिंग अब एक सर्विस है, और बैंकिंग सर्विस में मान लो कोई गलती हो गई बैंक के साइड से, कोई नेग्लिजेंस हो गया, तो वो तो लेबोरेटरी में टेस्ट हो नहीं सकता, वो तो आपको एविडेंसेस प्रेजेंट करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्री जो भी एविडेंसेस आपके पास में हैं आप रखोगे फोरम के सामने, कमीशन के सामने, तो वो डिसाइड करेगा। सो विथ ए व्यू डिटरमाइनिंग वेदर such goods suffer from any defect। तो उन गुड्स में कोई डिफेक्ट है या डिफेक्ट नहीं है, इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से मिलेगी, इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी किसके थ्रू, वो मिलेगी हमें एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी के थ्रू। इज़ दैट क्लियर, समझ में आया आपको इतना, राइट। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। दो डेफिनेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, एक डिस्कस करी है हमने डेफिनेशन किसकी, एडवर्टीजमेंट की, और दूसरी डेफिनेशन जो हमने डिस्कस करी है वो डेफिनेशन है एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी की। अभी डेफिनेशंस ख़त्म नहीं हुए, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, लेकिन बाकी की डेफिनेशंस को मैं डिस्कस करूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू।